हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ध्वनि यानी साउंड से जुड़े जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हम लोग ध्वनि यानी साउंड टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ध्वनि तरंगों की प्रकृति है अनुप्रस्थ की, अनुदैर्ध्य की, अप्रगामी या विद्युत चुंबकीय की। इन चारों ऑप्शंस में से ध्वनि किनकी तरंगों की प्रकृति है? तो ये जो है ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगों की प्रकृति है। पराश्रव्य तरंग वे ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। वह कौन ऐसा तरंग है जो मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है? वो तरंग जो है वो पराश्रव्य तरंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। पराश्रव्य तरंग को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने, फैराडे ने। इन चारों ऑप्शंस में से किसके द्वारा पराश्रव्य तरंग को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी गाल्टन के द्वारा किया गया था। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए कौन सा तरंग को प्रयोग में लाया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग को कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने में प्रयोग किया जाता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग को प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। इन चारों ऑप्शंस में से ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है किस पर? आवृत्ति। ऑप्शन ए आवृत्ति पर निर्भर करता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उनका नियंत्रण करती है, जिसके वजह से चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल जो होगी वो 330 मीटर प्रति सेकंड होगी। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है प्रकाश की चाल ध्वनि के चाल से बहुत अधिक होती है, जिसके कारण बादलों की बिजली के चमकने के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड, 320 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड, 230 मीटर प्रति सेकंड। इन चारों ऑप्शंस में से वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए 330 मीटर प्रति सेकंड होगा। वायु में ध्वनि का वेग जो है तापमान के घटने से घटता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, वायुयान के संबंध में किया जाता है। ध्वनि यानी ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि का वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि के नर ध्वनि से भिन्न करती है, ऐसा क्यों? क्योंकि तारत्व के कारण भिन्न करती है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई
ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो ये तारत्व के कारण मोटी या पतली होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, 50 dB या 70 dB या 85 डेसिमल या 95 dB के द्वारा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, जिसके वजह से पुरुषों की अपेक्षा औरतों की आवाज़ जो होती है वो पतली होती है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी का आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल की घटती है। ऐसा ये किसका उदाहरण है? तो ये डॉपलर के प्रभाव का उदाहरण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? विवर्त, परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, ध्रुवण। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ये ध्रुवण है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखकर चिल्लाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। इसी की वजह से चिल्लाते समय व्यक्ति अपने मुंह पे हमेशा हथेली रखकर चिल्लाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। एंड प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल का ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। रडार की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? 234 मीटर, 56 फीट या फिर 28 फीट या फिर 100 फीट। एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितना दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 56 फीट पे खड़ा होना चाहिए। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है? तो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि जो है उत्पन्न करते हैं। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये परावर्तन पर कार्य करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रेडियो का संस्वरण स्टेशन उदाहरण है परावर्तन, अनुनादन, व्यक्तीकरण, अपवर्तन। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है किसका? तो ये है ऑप्शन बी, अनुनादन का उदाहरण है। डेड हॉल का अनुरण काल होता है 0 सेकेंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनादन के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, जिसके वजह से उन्हें एक समान चलने से मना किया जाता है। कदम से कदम मिलाकर चलने से मना किया जाता है। हम रेडियो की हुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के कार्यक्रम को सुनते हैं। यह क्यों संभव है? किसके द्वारा संभव है? अनुनादन के कारण संभव है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि, जनसंख्या से, मनोवैज्ञानिक या फिर मुद्रा प्रचालन के पे संबंधित है। तो ये संबंधित है ध्वनि। ऑप्शन ए प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती। इको साउंडिंग प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एकास्टिक विज्ञान जो है किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में संचरण नहीं कर सकती। एकॉस्टिक विज्ञान है किसका? ध्वनि संबंधित से। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये डेसिबल से मापी जाती है। और ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ये किसकी प्रकृति होती है? अनुदैर्ध्य की। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है कितना? 60 dB। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।